हेलो दोस्तों, वेलकम टू थिंक स्मार्ट आर्टकॉम क्लासेस। दोस्तों, अगर आप क्लास 12th में हैं और 2027 में 28 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आज एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत करने वाला हूं जहां से बोर्ड एग्जाम में भर भर के प्रश्न आते हैं। साथ ही अगर आप आगे चल के अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं या यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर ये आपका बेसिक का काम करता है, साथ ही एडवांस का भी काम करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और वो चैप्टर क्या है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, अपने चैप्टर पर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम शुरू करेंगे जो हमारा क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस है, उसमें जो दूसरा बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति सेकंड वाला। इस बुक का सबसे पहला चैप्टर क्या है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपको आजादी के बाद के इतिहास को बताता है, लेकिन ये पॉलिटिकल के संदर्भ में, मतलब पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में बताता है, ना कि इतिहास के तौर पर आपको बताता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपको बताया कि बोर्ड एग्जाम में भी भर भर के प्रश्न, साथ ही अगर आप तैयारी करते हैं आगे चल के तो वहां भी आपके लिए यह सहायक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहला देखेंगे परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन। पूरे जो चैप्टर का सार है वो एक परिचय में दिया जाता है। तो पूरे चैप्टर का हम सारांश एक परिचय में देखेंगे, कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो परिचय को अगर हम बेहतर तरीके से समझ लेते हैं तो पूरा चैप्टर आसानी से हमें समझ आने वाला है। तो दूसरा टॉपिक होने वाला है हमारा सबसे पहले कि स्वतंत्र भारत। तो हम देखेंगे कि भारत कैसे स्वतंत्र हुआ, भारत को आज़ादी मिली, और फिर आज़ादी के समय क्या था कि भारत में जब आज़ादी आई, भारत में आज़ादी के समय दो मुद्दों पर सबकी सहमति बनी, और वो मुद्दे दो कौन थे, तो वो भी मैं यहाँ पर इसको कवर करूंगा। तो हमारा तीसरा टॉपिक क्या होने वाला है, तीसरा टॉपिक होने वाला है आज़ादी के बाद नए राष्ट्र की चुनौतियां, जो कि इस चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होता है। ये तो थोड़ा आपका मतलब फ्लो है, आपको पढ़ाने से पहले, आपको पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो फिर उसके बाद यहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, आजादी के बाद नए राष्ट्र की चुनौतियां। अब यहाँ पर तीन चुनौतियां थी। सबसे पहला चुनौती था लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, फिर एकता व अखंडता बनाए रखने की चुनौती, उसके बाद समावेशी विकास की चुनौती। समावेशी विकास मतलब जिसमें सबका विकास हो, किसी एक तबका या किसी एक वर्ग का विकास न हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये तीसरा टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे वो भी समझ आ गया। इसी टॉपिक को पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने एक पत्र लिखा था मुख्यमंत्रियों को, उस पत्र में जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं उसे हम समझने का प्रयास करेंगे, उसका भाव क्या है उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हमारा चौथा टॉपिक है विभाजन। तो जब भारत आजाद हुआ, तो जब आजाद हुआ तो उसी जस्ट आजादी के बाद ही भारत का विभाजन हुआ, और विभाजन के समय कौन कौन सी समस्याएं आई, जैसे विस्थापन हुआ तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान के भारत में आए, भारत के पाकिस्तान में गए। उसके बाद हिंसा हुई थोड़ा सा, तो फिर पुनर्वास की समस्या, मतलब जब एक जगह से दूसरे जगह पर लोग गए तो वहां पर पुनर्वास यानी रहने की समस्या देखने को मिलती है। उसके बाद विभाजन के समय कौन कौन सी समस्या थी, तो जस्ट इसी टॉपिक को पढ़ने के बाद छोटा सा इंट्रो देने के बाद हम पढ़ेंगे विभाजन के समय कौन कौन सी समस्या थी। उसके बाद विभाजन के परिणाम, तो विभाजन के क्या परिणाम हुए उसे हम थोड़ा 7-8 बिंदुओं में समझने की कोशिश करेंगे। और परिणाम के बाद हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी को। तो उस समय हम देखेंगे कि भाई विभाजन हो गया देश का, उसका परिणाम हम पढ़ लिए, लेकिन फिर महात्मा गांधी क्या उस पर रिस्पॉन्स देते हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, महात्मा गांधी का क्या राय था, तो उनको थोड़ा सा हम समझेंगे। उसके बाद हमारा पांचवा टॉपिक है रजवाड़ों का विलय। तो रजवाड़े थे लगभग 565 रजवाड़े, और उनको विलय करने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो हम देखेंगे वहां पर रजवाड़ों का विलय कैसे होता है, और विलय के समय कौन कौन सी समस्या आई, विलय के समय कौन कौन सी समस्या आई, क्योंकि जो राजे रजवाड़े थे जो लगभग 565 छोटे बड़े कुल मिलाकर थे, वो आसानी से नहीं मिलने वाले थे, वो आसानी से भारत में नहीं मिल रहे थे। कुछ तो पाकिस्तान में चले गए, कुछ भारत में आ गए, लेकिन जो भी थे वो आसानी से नहीं मिलने वाले थे। उसके बाद यहाँ पर मतलब हम समझेंगे कि रजवाड़ों के विलय के समय कौन कौन सी समस्या आई। फिर इसी के अंतर्गत एक सब टॉपिक है हमारा विलय में सरदार पटेल की भूमिका। तो भाई ये व्यक्ति जो है भाई काफी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो मैं ऐसा मानता था कि अगर ये नहीं होते तो भारत आज कितने टुकड़ों में होता। मतलब अगर आप यहाँ से महाराष्ट्र घूमने जाते तो फिर आपको वीजा बनवाना पड़ता। अगर आप ये उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में जाते तो आपको वीजा बनवाना पड़ता।
तो ये बहुत बड़ी इनकी भूमिका है कि भाई सरदार पटेल ने लगभग सभी रजवाड़ों को विलय में सहायता दिए, मतलब विलय में उनकी भूमिका रही महत्वपूर्ण। उसके बाद हम पढ़ेंगे हैदराबाद का विलय, मतलब हैदराबाद का कैसे विलय हुआ। फिर उसके बाद हम मणिपुर का विलय देखेंगे। तो फिर हम इन सभी जो छोटे छोटे मतलब रजवाड़े थे, लगभग कुछ रजवाड़े ऐसे थे जो मिलने के लिए नहीं राजी थे, तो उनको भाई थोड़ा सा साम दाम दंड भेद मतलब सब कुछ अपनाते हुए उन्हें मिलाने का प्रयास किया गया। तो ये दोनों यही थे भाई, मणिपुर और हैदराबाद। फिर उसके बाद एक लास्ट टॉपिक हमारा होने वाला है राज्यों का पुनर्गठन। तो हम वहां पर देखेंगे कि भाई राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। एक पुनर्गठन आयोग बनाया गया, पुनर्गठन आयोग 1956 में यह अधिनियम पारित हुआ। फिर उसके क्या मतलब क्या कहता है, उसके क्या प्रावधान है, क्या कहता है, किसके आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, ये सब टॉपिक हम यहाँ पर कवर करेंगे। और हम देखेंगे कि भाई कैसे आंध्र प्रदेश अलग हो जाता है, तो फिर अनेक राज्यों से भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग उठने लगती है। और आप लोगों को पता ही है भारत में इतनी बड़ी विविधता है, इतना विविधता है, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्म मानने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर अगर एक एक भाषा के आधार पर अगर एक एक राज्य बनाए तो शायद पता नहीं भारत का कितना भाग हो जाएगा, कितने टुकड़ों में भारत विभाजित हो जाएगा। तो ये एक मुद्दा है, यहाँ पर इसे भी हम समझेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको हम इस जो चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये आपको समझ आया होगा। अब हम आते हैं सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है परिचय पर, और अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। उसके बाद हम परिचय को थोड़ा सा समझेंगे, अच्छे से लिखेंगे। उसके बाद अगर आप नोट बनाना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर वहां से आप बाद में लिख लेना, या साथ साथ भी नोट आप बना सकते हैं। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम समझते हैं परिचय को। इस चैप्टर का परिचय हमें क्या बताना चाहता है और क्या कहना चाहता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा है, भारत को आजाद होने के बाद बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब ये कठिनाइयां कौन सी थी, ये चुनौतियां कौन सी थी। तो सबसे पहला चुनौती यही था कि भारत आजाद होते ही दो भागों में विभाजित हो गया, मतलब भारत का विभाजन हो गया, एक हो गया पाकिस्तान, एक हो गया भारत। और ये सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा कौन सी चुनौतियां थी, इसके अलावा था एक चुनौती समावेशी विकास की चुनौती। अब ये समावेशी विकास क्या है, मतलब ऐसा विकास करना ताकि कोई भी एक भी मतलब जो भी वर्ग है, जितने भी वर्ग हैं, किसी भी वर्ग को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारी उपेक्षा की जा रही है, हमारी अवहेलना की जा रही है। तो ऐसा विकास करना जिसमें सभी का विकास हो, मतलब सबका साथ सबका विकास, इसी को कहते हैं समावेशी विकास की चुनौती। तो आजादी के बाद भारत दो भागों में बट गया, तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन इसके अलावा सबसे पहला क्या हो गया, समावेशी विकास की चुनौती। उसके बाद राष्ट्रीय एकता व अखंडता की चुनौती। अब ये सबसे बड़ी चुनौती है, कह सकते हैं खतरनाक वाली चुनौती है। ये भाई क्या है, देखो अब यहाँ पर भारत में बहुत विविधता मतलब ये समझिए आप कि भारत में बहुत अलग अलग प्रकार के धर्म हैं, अलग अलग प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग समुदाय हैं, जनजाति समुदाय हैं, मतलब बहुत सारी विविधता है। अब इतनी बड़ी विविधता है और उस विविधता को समझते हुए, उस विविधता को स्वीकार करते हुए भारत की राष्ट्रीय एकता यानी भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना, ये दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी। तो सबसे पहली चुनौती समावेशी विकास की चुनौती, दूसरी हो गई राष्ट्रीय एकता व अखंडता की चुनौती। और तीसरी चुनौती क्या थी, तीसरी चुनौती थी लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। अब ये लोकतंत्र कैसे स्थापित की जाए, अभी हाल ही में भारत आजाद ही हुआ था, उसे कैसे शासन चलाया जाता है इसका भी अनुभव नहीं है, शासन कैसे चलाया जाता है इसका भी अनुभव नहीं है। और ऊपर से हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम लाना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था लाना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था मतलब जहां सभी के अधिकारों का ध्यान दिया जाता हो, जहां सभी के अधिकारों का ध्यान दिया जाता हो, किसी को भी नहीं लगना चाहिए कि हमारे अधिकार छीना जा रहा है। जहां समानता हो, स्वतंत्रता हो, जहां समानता हो, स्वतंत्रता हो, ये सब चीजें हो, और निष्पक्ष तरीके से हमें सरकार चुनने का अधिकार हो, मतदान देने का अधिकार हो। तो ये सब है चुनौती लोकतंत्र स्थापित करने की
चुनौती। तो तीसरी सबसे बड़ी चुनौती हो गई उस समय लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। और चौथा चुनौती हो गया रियासतों को भारत संघ में शामिल करना। अब भाई जो देसी रियासतें थे उनका अलग ही मामला था, मतलब वो लगभग 565 देसी रियासतें थे। अब इतनी बड़ी संख्या में देसी रियासतें, वो अगर चाहें तो पाकिस्तान में जा सकते हैं या भारत में जा सकते हैं। तो उनके पास ये भी एक समस्या थी कि भाई कहीं ना, मतलब भारत ये सोच रहा था कि अगर पाकिस्तान में चला गया तो बहुत सारा क्षेत्र भारत का पाकिस्तान में चला जाएगा। तो ये एक अलग चुनौती थी। अब देसी रियासतों को शामिल करना, मतलब भारत के भाग में शामिल करना, ये एक बड़ी चुनौती थी। यहाँ पर चौथा चुनौती हो गया रियासतों को भारत संघ में शामिल करना। अब उसके बाद पांचवा हो गया विभाजन के बाद शरणार्थियों के पुनर्वास की चुनौती। विभाजन हुआ, हिंसा हुई, मतलब इतना भयानक हिंसा हुई। अब सोचिए ना, इतनी बड़ी हिंसा हुई, उसके बाद विभाजन हुआ भारत में, पाकिस्तान के कुछ लोग भारत में आए, भारत के कुछ लोग पाकिस्तान में गए, तो वहां पर पुनर्वास की एक समस्या देखने को मिल रही है। तो पुनर्वास की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो भारत आजाद हुआ। अब राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के अंतर्गत इतनी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ा। उसके बाद हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं भारत आजाद होने के बाद वो उसे बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। भारत को आजाद होने के बाद उसे बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। तो ये एक इंट्रोडक्शन था, ये परिचय हमें यही बताना चाहता है कि इस पूरे चैप्टर में इन्हीं सब बातों को हम समझेंगे कि कैसे भारत इन चुनौतियों से जूझता रहा और कैसे इन चुनौतियों का सामना किया। तो क्या ये बात आपको समझ आई? मैं बताना ये चाहता हूं कि आजादी के बाद इतनी सारी चुनौतियां थी और इस चैप्टर में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में हम यही पढ़ेंगे कि भाई कैसे भारत इन सभी चुनौतियों का सामना करता है। उसके बाद कैसे इन सब चुनौतियों का सामना करते हुए भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करता है, कैसे एक अच्छे तरीके से शासन चलाता है। तो क्या ये बात समझ आई? तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये बात समझ आई। अब हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत के बारे में थोड़ा सा। भारत कब आजाद हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। और स्वतंत्र भारत के समय दो मुद्दों पर सबकी सहमति थी, और वो दो मुद्दे कौन से थे? तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम समझते हैं हमारा अगला टॉपिक कि आजादी के बाद नए राष्ट्र की चुनौतियां। आजादी के बाद नए राष्ट्र की कौन कौन सी चुनौतियां थी? तो दोस्तों याद रखना, आजादी के बाद स्वतंत्र भारत के समय तीन प्रमुख चुनौतियां थी। स्वतंत्र भारत के समय या आजादी के बाद तीन प्रमुख चुनौतियां थी। सबसे पहला है एकता एवं अखंडता की चुनौती, लोकतंत्र को कायम करने की चुनौती, समावेशी विकास करने की चुनौती। तो सबसे पहले बात करते हैं एकता एवं अखंडता की चुनौती की। तो आप सोचिए, भारत इतना विशाल आकार वाला देश है और यहाँ पर विविधता वाला देश है। भारत विविधता वाला देश है और विशाल आकार वाला देश है। अब विविधता वाला देश का मतलब मैं बार बार बता रहा हूं कि यहाँ पर अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। और ऐसे में इतना विविधता पूर्ण वाले देश को एकजुट रखना, अधिक समय तक एकजुट रखना, ये एक सबसे बड़ी चुनौती थी। और उस समय के जो नेता थे, पटेल हो गए, नेहरू हो गए, जो भी नेता थे, उनको यह डर था, उनके मन में यह आशंका थी कि कहीं भारत टूट ना जाए, कहीं भारत के अलग अलग टुकड़े ना हो जाएं। तो ये एक बड़ी चुनौती थी। उसके बाद अगर आप भाषा के रूप में यही चाहते हैं तो भारत विशाल आकार व विविधता वाला देश था। यहाँ अलग अलग धर्म, भाषा, जाति, संस्कृति को मानने वाले लोग थे। इतनी विविधता वाले देश को अधिक समय तक एकजुट रखना एक बड़ी चुनौती थी। अब दूसरी चुनौती क्या है? लोकतंत्र को कायम करना। अब आप सोचिए कि अभी भारत जस्ट आजाद हुआ है ब्रिटिश उपनिवेश से, ब्रिटिश गुलाम से अभी जस्ट आजाद हुआ है। उसे शासन का कोई अनुभव ही नहीं है। राजतंत्र की बात छोड़ो, लोकतंत्र में जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं उसका कुछ भी अनुभव नहीं है। तो ये एक दूसरी बड़ी चुनौती थी कि लोकतंत्र को कैसे स्थापित किया जाए, लोकतंत्र को कैसे स्थापित किया जाए। तो यहाँ पर भारत अभी अभी उपनिवेश से स्वतंत्र राष्ट्र बना था। ऐसे समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करना दूसरी बड़ी चुनौती थी। उसके बाद तीसरी चुनौती है समावेशी विकास की चुनौती। मतलब समावेशी विकास मतलब जिसमें सबका विकास हो, न कि केवल एक तबका या समूह का विकास हो। तो देश का विकास इस प्रकार से हो कि उसका लाभ देश के हर समूह को मिले,
देश का विकास इस हिसाब से हो कि उसका लाभ प्रत्येक समूह को मिले। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश का विकास हो और तमिलनाडु का विकास ना हो। ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश का विकास हो और तमिलनाडु का विकास ना हो। आप सोचिए, मान के चलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, किसी भी एक धर्म को ऐसा लगा कि हमारे अधिकारों की उपेक्षा की जा रही है, अवहेलना की जा रही है, तो क्या होगा? तो हमारे सामने आंतरिक सुरक्षा की चुनौती आएगी, आंतरिक सुरक्षा की चुनौती आएगी, आंतरिक सुरक्षा की समस्या आएगी। तो ये एक बड़ी समस्या हो जाएगी। तो ऐसे में एक चुनौती क्या था? समावेशी विकास करना। किसी को भी नहीं लगे कि हमारी उपेक्षा हो रही है, हमारी अवहेलना हो रही है। तो ये एक बड़ी चुनौती थी। तो आज़ादी के बाद नए राष्ट्र की चुनौती जो हमारा टॉपिक है, इसमें 3 मुख्य चुनौती थी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से समझा दिया। इसमें कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। तो क्या आपको ये बात समझ आई? अब यहाँ पर एक जवाहरलाल नेहरू मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखते हैं, मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखते हैं। उस पत्र में क्या कहते हैं ये हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा आज का ये जो लेक्चर है वो एंड हो जाएगा। फिर अगले पार्ट में हम इसके आगे के टॉपिक कवर करेंगे। तो इसके आगे जो भी टॉपिक है उसे हम कवर करेंगे। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू मुख्यमंत्रियों को एक पत्र में कहते हैं। तो उस समय के जो भी मुख्यमंत्री थे उनको एक पत्र में क्या कहते हैं, उनके विचार क्या हैं, अब हम उसे पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि उनके क्या भाव हैं, वो क्या चाहते हैं। और दोस्तों, आपको समझ आएगा एक पढ़े लिखे नेता और एक अनपढ़ नेता में क्या अंतर होता है। ये मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपको ये तो जरूर समझ आएगा। तो बात करते हैं। देखो, जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं कि मुसलमानों की संख्या भारत में इतनी ज्यादा है कि वे चाहे तब भी यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। मुसलमानों की संख्या भारत में इतनी ज्यादा है कि वे चाहे तो भी यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। पाकिस्तान चाहे जितना भी उकसा दे या वहाँ के गैर मुस्लिमों को जितना भी अपमान करे या डराए, लेकिन यहाँ के अल्पसंख्यक के साथ सभ्यता और शालीनता के साथ पेश आना है। यहाँ के अल्पसंख्यक के साथ सभ्यता और शालीनता के साथ पेश आना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें उन्हें नागरिकों के अधिकार देने होंगे। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें उन्हें नागरिकों के अधिकार देने होंगे और उनकी रक्षा करनी होगी। और दोस्तों, लास्ट में क्या कहते हैं, हम अगर इसमें कामयाब नहीं होते हैं तो यह एक नासूर बन जाएगा जो पूरी राज व्यवस्था में जहर फैलाएगा। अगर हम इसमें कामयाब नहीं होते, मतलब उनके साथ सभ्यता और शालीनता के साथ पेश नहीं आते हैं, लोकतांत्रिक अधिकार नहीं देते हैं जो यहाँ के नागरिकों को मिले हैं, तो फिर यह एक नासूर बन जाएगा और जो पूरी राज व्यवस्था में जहर फैलाएगा। तो ये है विचार उनके, जो मुख्यमंत्रियों को एक पत्र में कहते हैं। तो इस पत्र से आप क्या समझ रहे हैं, इसका भाव क्या है? तो ये आपको कमेंट में बताना है कि इसका भाव क्या है, आप क्या समझे इस विचार से। और उनका जो अल्पसंख्यक है, उन अल्पसंख्यकों को लेकर उनका क्या विचार है, मतलब पंडित नेहरू का क्या विचार है, ये सब आप कमेंट में लिखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आज का जो भी लेक्चर हुआ, जितना भी हुआ, वो आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। अगर आपको नहीं समझ आया कुछ ऐसा तो कमेंट में जरूर बताना, मैं उसे अगले वीडियो में सुधार करने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।